अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल। यहाँ पे हम कर रहे हैं बीएससी ग्रेजुएशन फिजिक्स का सिलेबस एंड आज हम करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। फोर्थ सेमेस्टर में हमारे पास फिजिक्स के अंदर आती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, राइट। पिछली बार जो हमारा थर्ड सेमेस्टर था उसमें वी डिड द थर्मोडायनामिक्स और रिलेटेड टू फिजिक्स सिस्टम्स। अब हम करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में वी हैव ऑलरेडी डन द फर्स्ट यूनिट विच डेल्ट विद द प्रोबेबिलिटी के सारे जो भी आपके इवेंट्स हैं वो किस तरह के होते हैं, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एंड उसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स दिए गए हैं आपकी किसी भी टेक्स्ट बुक के अंदर। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप वो सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट करने के बाद प्लीज़ गो थ्रू दोज एटलीस्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, ताकि आपका जो भी आपने पढ़ा है वो एक बार को पक्का हो जाए। एंड उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में क्या आएगा? बोल्ट्जमैन एंड एंट्रोपी। सी वी नो हमने थर्ड में थर्मोडायनामिक्स करी थी, अब हम स्टैटिस्टिकल कर रहे हैं, तो देयर इज़ सम रीज़न कि थर्मोडायनामिक्स के साथ ही हम स्टैटिस्टिकल को क्यों कर रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स जब हमने पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने काफ़ी सारे जो प्रोसेसेस हैं या काफ़ी सारी थ्योरीज हैं या काफ़ी सारी थ्योरम्स हैं वो हमने प्रूव करी थी, लेकिन उसके अंदर हमें बार बार क्या करना पड़ रहा था, एक माइक्रो लेवल के ऊपर जाके उसको स्टडी करना पड़ रहा था। दैट वाज द रीज़न कि हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब हम किसी भी सिस्टम को डील करते हैं तो वी डू नॉट डील इट इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। हर चीज़ का सॉल्यूशन मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर नहीं मिल पाता है, हर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं हो पाती है, सो वी नीड टू गो एट द माइक्रो लेवल। दिस माइक्रो लेवल के ऊपर कोई भी सिस्टम, कोई भी पार्टिकल कैसे डील करेगा वो हमें बताती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ऑब्वियसली जब हम माइक्रो लेवल के ऊपर जाते हैं तो वी डील विद एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज़ क्लोज टू इन्फिनिटी। तो हम उस चीज़ के अंदर जाके वी कैन नॉट सॉल्व एवरी थ्योरी या एवरी क्वांटिटी की उसकी वेलोसिटीज़ या उसकी मोमेंटम क्या होगा। तो व्हाट वी डू इज़ हम उसको जनरलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी करा था। सिंस नाउ यू आर इन फोर्थ सेमेस्टर यू शुड नो कि आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड में क्या क्या किया है, राइट। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमने जनरलाइज करा था, जनरलाइज मोमेंटम, वेलोसिटीज़ वगैरह करा था। उसके बाद हमने काइनेटिक थ्योरी में गैसेस में करा था, उनकी वेलोसिटीज़ निकाली थी। एंड देन हमने थर्मोडायनामिक्स में माइक्रो लेवल को थोड़ा थोड़ा यूज़ करके कुछ थ्योरीज को एक्सप्लेन करा था। अब उन्हीं थ्योरीज को प्रूव कैसे हमने किया था हम देखेंगे कि माइक्रो लेवल के ऊपर हो क्या रहा है, तो वो चीज़ हमें बताएगी हमारी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का सेकेंड यूनिट इज़ एंट्रोपी एंड बोल्ट्जमैन। ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स है मतलब एनी सब्जेक्ट और एनी स्टडी विच डील्स विद द स्टैट्स ऑफ दोज माइक्रो लेवल पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स कहाँ मूव करेंगे उसका सारा स्टैट्स जब हम स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल के अंदर हम कुछ स्टडीज़ जो करते हैं उसके अंदर हम कुछ थ्योरीज यूज़ करते हैं, राइट। स्टैटिस्टिक्स मैंने बोला तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली दो तरह की आएंगी, लेकिन उसको स्टडी करने के लिए हमें पहले एंट्रोपी और बोल्ट्जमैन ने क्या क्या बोला वो समझना पड़ेगा। उसके बाद विल मूव ऑन टू बॉस-आइंस्टाइन, एज द नेम सजेस्ट बोसोन्स को स्टडी करने के लिए, विच विल कम टू नो फर्दर। उसको करने के बाद भी हम कुछ थ्योरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे या कुछ पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंटली बिहेव करेंगे, जिनको स्टडी करने के लिए हम फर्मी डिरैक स्टैट्स को यूज़ करेंगे। फर्मी मीन्स फर्मियंस, क्लियर है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड यूनिट इज डील्स विद बोल्ट्जमैन एंड एंट्रोपी। सो द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले जब हम किसी भी थ्योरी को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके सबसे पहले क्या देखते हैं, पोस्टुलेट्स। तो हम देखेंगे बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को डील करने से पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिक जो पोस्टुलेट्स हैं उसके लिए। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या आ गया, मैक्रो के ऊपर हम क्या कर रहे थे, एक बॉडी को स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डील करेंगे। सो द फर्स्ट पोस्टुलेट विल बी 1, इट विल बी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स deals with large number of
particles such that in any given system at any moment the total number of particles remains constant. So the first postulate is statistical mechanics deals with large number of particles. जैसे कि हमने बोला जब एटम्स के ऊपर जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जाते हैं तो वी हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो उस टाइम पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डील्स विद लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स सच दैट इन एनी गिवन सिस्टम, कोई भी गिवन सिस्टम जो हम स्टडी करेंगे उसके अंदर किसी भी मोमेंट के ऊपर द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट. कैसे? सपोज मेरे पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर N1, N2, N3 टाइप के पे अटेंशन, टाइप के बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. तो आई विल से N1 इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स वन टाइप के प्लस N2 प्लस N3, ये अलग अलग टाइप्स हैं, अप टू प्लस Nk रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट. नाउ मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनका नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ऑब्वियस सा एक और पोस्टुलेट निकल के आएगा. दैट विल बी नंबर 2, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम remains constant. अगर मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट हैं तो आई कैन से कि लेट ui बी द एनर्जी ऑफ ni particles, therefore N1 U1 plus N2 U2 up to Nk UK. टोटल एनर्जी क्या होगी? मेरे पास N1 मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी U1 एनर्जी है, तो इनका इस सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या हो गया? N1 U1. ये जितने पार्टिकल्स हैं, जितने टाइप्स के हैं, उनकी जितनी जितनी एनर्जीज हैं उन सबको हम ऐड ऑन कर देंगे तो मेरे पास टोटल एनर्जी निकल के आएगी विच रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द सिस्टम. ये हो गया मेरा सेकंड पोस्टुलेट. थर्ड क्या होगा? मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, उनकी टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है. थर्ड विल बी, अब हम कोई भी फेज स्पेस का, हमने पिछले यूनिट के अंदर लास्ट टॉपिक किया था, फेज स्पेस के अंदर मैं क्या करती हूँ, डिफाइन करती हूँ कि सपोज मुझे जो सिस्टम को स्टडी करना है इट लाइज इन दिस फेज स्पेस, तो उसकी कोई एनक्लोज्ड मैं कोऑर्डिनेट्स दूंगी. उस कोऑर्डिनेट्स के अंदर की जो भी वॉल्यूम है इट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू सेल्स. जैसे नॉर्मल हमारे बायोलॉजिकल में भी रहता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट इज अ सेल, तो उसी तरीके से एक सिस्टम के अंदर हम सेल बना देते हैं. मतलब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी है बायोलॉजिकल में, या हमें स्ट्रक्चर बनाना है हमारे फिजिक्स का ही जो सॉलिड स्टेट का आता है उसके अंदर. इस केस के अंदर क्या होगा? जैसे हमने एक घर ले लिया, माई फेज स्पेस इज सम हाउस, एंड उस हाउस के जितने भी रूम्स हैं वो मेरे क्या हो गए? सेल्स. तो मुझे कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट जब करनी होगी तो मैं उन सेल्स को ध्यान में रख के करूँगी. सो दिस सेज ऑल एलिमेंट्री सेल्स, एलिमेंट्री मतलब जो बेसिक यूनिट होगी, ऑल एलिमेंट्री सेल्स ऑफ ए फेज स्पेस आर इक्वल इन साइज, विच मीन्स कि जो भी मेरा घर है या जो भी मेरी एक बड़ी यूनिट है या जो भी है
उसके अंदर अलग अलग साइज के नहीं होंगे। नॉर्मली हम कोई घर लेते हैं तो उसमें एक मास्टर बेडरूम होता है और एक बच्चे का रूम होता है या स्टोर रूम होता है, उसके साइज अलग अलग होते हैं। बट व्हेन वी गो टू अ होटल या स्कूल या कोई भी ऐसी प्रोफेशनल बिल्डिंग, वहाँ पे क्या होता है, ऑल द रूम्स हैव इक्वल साइज। तो यहाँ पे वही चीज़ होने वाली है, ऑल द सेल्स हैव द सेम साइज, ताकि हमारे पास कोई भी बाइसिंग ना हो, कोई भी प्रायोरिटी सेट ना हो कि मेरी कौन सी चीज़ किस में जाएगी। नेक्स्ट इज नंबर 4, postulate. This is a one important postulate. This is postulate of equal priori probability. हमने इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी पिछली यूनिट के अंदर भी करा है, 10th में भी करा था, 12th में भी करा था, मैथमेटिक्स में भी कई बार हम कर चुके हैं। इक्वल प्रायोरी का क्या मतलब है, देयर इज नो बायसिंग, एवरीथिंग इज अनबायस्ड, कोई किसी को फेवर नहीं कर रहा है। तो उस केस के अंदर हर इवेंट के होने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज सेम, इररिस्पेक्ट ऑफ कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। तो वहाँ के ऊपर हम क्या बोलते हैं, इट इज इक्वल अ प्रायोरी, मतलब इक्वल प्रायोरिटी दी जाएगी हर इवेंट को। सो दिस पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी सेज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event in one region of phase space is equal to the probability of occurrence at any other region, which means कि मेरा जो फेज स्पेस है उसके अंदर हमने उसे रीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, जस्ट लाइक एक घर को रूम्स में डिवाइड किया था। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन वन रीजन ऑफ दिस फेज स्पेस, कोई भी इवेंट मैं जो स्टडी करने वाली हूँ वो इस फेज स्पेस के किसी भी रीजन में इक्वल प्रायोरिटी से हो सकता है, उन सब की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। सपोज मेरे घर के अंदर अगर 5 रूम्स हैं या 10 रूम्स हैं, तो माई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडिंग इन एनी ऑफ द रूम इज इक्वल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। किसी रूम में टीवी होता है, बट फॉर एन एग्जाम्पल विच मीन्स कि मैं हर रूम के अंदर मेरी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी या मेरा कुछ भी काम करने की प्रोबेबिलिटी रिमेन्स द सेम। सो दिस इज द पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। हमने नंबर ऑफ सेल्स कर लिए, फिर उनकी एनर्जी बता दी, फिर एलिमेंट्री सेल्स बता दिए, अब प्रोबेबिलिटी बता दी। लास्ट क्या बचता है, कोई भी इवेंट को अगर मैं करती हूँ तो एट सम पॉइंट मैं उसे स्टार्ट करती हूँ तो उसके अंदर क्या होता है, डिसऑर्डर आ जाता है। डिसऑर्डर आता है तो डिसऑर्डर का एक और नाम हमने थर्मोडायनेमिक्स में दिया था, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, इट इज़ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो व्हेन वी स्टार्ट सम इवेंट या कोई भी प्रोसेस, तो इट्स degree of randomness is maximum, but with time it starts to settle down and entropy decreases. एंट्रोपी जब मिनिमम होती है उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट। सो द लास्ट पोस्टुलेट इज इक्विलिब्रियम पोस्टुलेट। सो विल से नंबर 5th, द इक्विलिब्रियम मैक्रो स्टेट of the system will be the one which has the maximum number of micro states। इस पोस्टुलेट के लिए वी डू नॉट नीड टू मूव बैक टू प्रीवियस सेमेस्टर, ये सिर्फ प्रीवियस यूनिट का ही एक पोस्टुलेट कह सकते हो। उसके अंदर हमने मैक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट्स को पैरेलल रख के डिस्ट्रीब्यूशन को चेक किया था। तो उस केस के अंदर क्या आया था कि हमारे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस थी वो क्या होती थी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट। तो दोनों का प्रोडक्ट जिसका ज़्यादा आता था उसको हम बोलते थे विच इज़ द मोस्ट स्टेबल या मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो उसी केस के अंदर इट सेज द इक्विलिब्रियम, मेरे पास अब 5 रूम्स हैं सपोज मेरे घर के अंदर, राइट। तो उसके अंदर हर एक रूम एक मैक्रो स्टेट बन गया, हर रूम के अंदर कुछ लोग बैठे होंगे। वो वाला रूम जिसके अंदर मैक्सिमम लोग बैठे होंगे, द मोर प्रोमिनेंट एग्जाम्पल वुड बी अ बोट, कि मेरे पास 5 बोट्स हैं जो मेरी मैक्रो स्टेट हो गई हैं। बोट है, इट विल विगल एंड मूव ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर मैं उस हर एक बोट के अंदर एक डिफरेंट नंबर ऑफ पैसेंजर्स को या पीपल को बिठा देती हूँ, तो मोर द वेट द मोर स्टेबल इट गेट्स एज कंपेयर टू द लाइटर वन। तो वही होगा सबसे इक्विलिब्रियम मैक्रो स्टेट, सबसे स्टेबल बोट कौन सी होगी, जिसके अंदर मैक्सिमम लोग बैठे होंगे, राइट। सो दिस सेज द इक्विलिब्रियम मैक्रो स्टेट ऑफ द स्टेट सिस्टम विल बी द वन विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, राइट। क्लियर है। सो दिस वॉज द पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हर चीज़ करते टाइम ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सेकेंड यूनिट। आई होप आपको क्लियर है, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, राइट।